नमस्कार, रफ्तार मीडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने सहायक लेखाकार के पद पर चयनित 67 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कृषि विभाग में तैनात होंगे नवनियुक्त कर्मी। भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। राज्य में गुलदार का आतंक। कीर्तिनगर में गुलदार के 5 अलग अलग हमलों में 5 महिलाएं घायल। हादसों पर सीएम धामी ने जताई चिंता। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी में अप्रत्याशियों के नामों पर मंथन। संघ से लेकर संगठन तक टिकट बंटवारे पर हो रहा विचार विमर्श। जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारने की जद्दोजहद जारी। और उत्तराखंड में होमस्टे के साथ साथ अब नए कॉन्सेप्ट स्लीपिंग अंडर द स्काई पर भी होगा फोकस। पर्यटकों के लिए होगी हर सुविधा। रोजगार के बढ़ेंगे अवसर। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून स्थित सीएम आवास पर नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 67 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। लोक सेवा आयोग के माध्यम से कृषि विभाग के अंतर्गत सहायक लेखाकार के पद पर चयनित 67 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। सीएम ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि अब वो उत्तराखंड शासन प्रशासन का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सभी लोग सच्ची लगन और मेहनत से अपना काम करें। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से किसका टिकट फाइनल होगा और किसका विकेट गिरेगा, ये लगभग तय हो चुका है, क्योंकि बीते 2 दिनों में संघ से लेकर बीजेपी संगठन ने बैठकें की, जिसमें आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तय की गई। तो वहीं टिकट बंटवारे को लेकर भी मंथन किया गया। देखिए रिपोर्ट। बीजेपी से किसको मिलेगा टिकट, किसका गिरेगा विकेट। संघ से लेकर बीजेपी संगठन ने किया मंथन। लोकसभा चुनाव में कौन होगा भरोसेमंद। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पूरे देश में चुनावी अभियान को धार देने का काम शुरू कर दिया है, तो वहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी आगामी चुनाव में जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती दिख रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे से समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कई तरह की रणनीति तैयार की है, जिसके तहत पार्टी उत्तराखंड में 10 लाख लाभार्थियों से संपर्क करेगी, जिसके लिए 25 से 30 हजार पार्टी के कार्यकर्ताओं की सूची तैयार की गई है। पार्टी की कोशिश है कि जिन लाभार्थियों ने केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया है, वोट के रूप में उन लोगों का आशीर्वाद लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले। 6 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में महिला स्वयं सहायता समूह से वर्चुअल संवाद करेंगे, तो वहीं उत्तराखंड में भी कई जगहों पर वर्चुअल संवाद महिलाओं के लिए रखा गया है, जिसे सफल बनाने के लिए भी कार्य योजना बनाई गई है। देखिए कि लोकसभा चुनाव की दृष्टि भी राष्ट्रीय महामंत्री का प्रवास था और 3 चरणों की हमारी बैठकें रही। एक हमारी जो मोर्चे हैं, मोर्चे गतिविधियों की पिछले कार्यक्रमों की समीक्षा हुई, आगामी कार्यक्रमों की जानकारी सबके सम्मुख रखी गई। इसके साथ साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 28 तारीख का कार्यक्रम है। 3 कार्यक्रम में 4 लोकसभा की प्रतिभागिता उसमें रहेगी। हमारा जो कुमाऊं क्लस्टर है, उसके हल्द्वानी के अंदर में बूथ अध्यक्ष ऊपर कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम रखा है और उसमें 2 लोकसभा हमारी नैनीताल और अल्मोड़ा लोकसभा के कार्यकर्ताओं में लगभग 20,000 कार्यकर्ताओं का ये कार्यक्रम रहेगा। राष्ट्रीय नेताओं में किन किन की सभाएं कहाँ किस स्थान पर हो सकती है, ऐसी सूची है उन्होंने केंद्र को दी है और पूरी तरह पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए तैयार है। बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के द्वारा जहां गुरुवार को बीजेपी मुख्यालय में संगठन के साथ बैठक कर लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति बनाने का काम किया गया, तो वहीं बुधवार के दिन संघ मुख्यालय में संघ के साथ हुई संगठन की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर मंथन के साथ ही प्रदेश सरकार के कार्यों को लेकर भी फीडबैक लिया गया। साथ ही संघ की तरफ से जो सर्वे उम्मीदवारों के नाम को लेकर कराए जाते हैं, उन पर भी मंथन किया गया है। सूत्रों की माने तो बैठक में सांसदों की परफॉर्मेंस को भी आंका गया है। साथ ही आम जनता में सांसदों की छवि किस तरह की है और मौजूदा सांसदों के टिकट कटने के पहलू और टिकट बरकरार रखने के पहलू पर भी बातचीत हुई। हालांकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट इसे खारिज कर रहे हैं कि संघ के साथ बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री की जो बैठक हुई, वो एक रूटीन प्रक्रिया के तहत हुई है। संघ कोई उम्मीदवार पर चर्चा नहीं करता है। संघ के समन्वय हमारी कार्यक्रम का एक अंग रहता है। हर 3 माह में बैठक होती है और कंटिन्यू बैठक उससे जोड़ना उचित नहीं है।
बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का 2 दिवसीय दौरा बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति बनाने को लेकर रहा है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे से पहले लोकसभा चुनाव को लेकर होमवर्क किया गया, तो वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगामी दौरे और केंद्रीय नेताओं के दौरों को लेकर भी रणनीति बनाई गई। ऐसे में संगठन के साथ संघ के द्वारा जो खाका लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर खींचा गया है, उसे धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से पार्टी कार्यकर्ताओं को थमाई गई है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल की रिपोर्ट। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विभाग के अधिकारियों को होमस्टे को बढ़ावा देने के साथ साथ अब राज्य में एक नए कॉन्सेप्ट स्लीपिंग अंडर द स्काई पर काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस कॉन्सेप्ट के तहत पहाड़ों के उस जोन में पर्यटकों के रहने, खाने पीने और सोने की व्यवस्था होगी जहां पर जंगली जानवर का आवागमन ना होता हो। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने होमस्टे योजना में कमरों की संख्या को बढ़ाकर 6 से 12 किए जाने के निर्देश दिए हैं ताकि होमस्टे कारोबार को बढ़ावा दिया जा सके। मैं चाहता हूं कि हमारे जो ग्रामीण जीवन के अंदर जो यात्री जाते हैं और होमस्टे का भी जो फायदा उठाते हैं, फिर भी वहां पर जो स्टार्स हैं उनको हम देख नहीं पाते हैं। खासकर हम शहरों में रहते हैं, शहरों में इतनी ज्यादा रोशनी होती है कि स्टार्स नजर नहीं आते हैं। तो हमारा ये अभियान है कि सी द स्टार्स, और उसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि एक सेफ जगह को चुन करके ग्रामीण जो लड़के हैं हमारे युवा मंगल दल हैं, वो एक बेड लगा दें और उसमें लोग सो करके रात्रि को स्टार्स भी देखें। तो स्टार्स का भी अनुभव हो, ये हम चाहते हैं। इसके लिए हमारे रुद्रप्रयाग के जिले के अंदर हमने एक पूरा ग्लव्स, उसमें कांच के शीशे लगाए हैं रूफ पर, ताकि आप नीचे लेट करके देख सकें। पर गांव-गांव में ये अभियान चल सकता है, विदेशों में भी लोग इस प्रकार का अभियान चलाते हैं। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पर्यटन विकास परिषद में महासू मास्टर प्लान और कर्णाश्रम और योग महोत्सव 2024 की तैयारियों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बार योग महोत्सव 2024 का आयोजन 15 मार्च से 21 मार्च तक किया जा रहा है, जिसके लिए प्रख्यात योगाचार्यों के माध्यम से प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को बरसाने वाली फूलों की होली का आयोजन करने के भी निर्देश दिए गए हैं। इस महोत्सव में बिहार के मुंगेर से कई विश्व स्तरीय शिक्षक भी शिरकत करेंगे। इसमें हमने डेट्स बदली हैं और इसमें 15 से 21 को हम योग महोत्सव मना रहे हैं। ये उत्तराखंड का बहुत महत्वपूर्ण महोत्सव है, जिसमें कि हम विभिन्न जो हैं योगिक जो ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं उनको बुलाते हैं, और इस फेस्टिवल के अंदर काफ़ी लोग इसमें शरीक होते हैं, क्योंकि ये बसंत पंचमी के बाद ऋतु परिवर्तन का समय होता है। निश्चित रूप में काफ़ी पर्यटक लोग यहाँ पर आते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग 4 धाम की तैयारियां करते हैं। तो योग उत्सव के अंदर जो योग के प्रति रुचि रखते हैं और निश्चित रूप में चाहते हैं कि योग को सीखें, वो देश विदेशों से यहाँ पर एकत्रित होते हैं। लोकसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस की तरफ से सर्वे कराए जा रहे हैं, जिनमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का नाम सर्वे में हरिद्वार के साथ साथ नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर भी आया है। हरिद्वार सीट पर माहरा का नाम आने पर हरदा ने कहा कि अगर करण माहरा चुनाव लड़ते हैं तो उन्हें संगठन की जिम्मेदारी किसी और को देनी चाहिए, जिस पर करण माहरा ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हरीश रावत, गणेश गोदियाल हो या फिर प्रीतम सिंह अध्यक्ष रहते हुए सभी चुनाव लड़े हैं, तो फिर उनके लिए क्यों अलग यहाँ पर पैरामीटर तैयार किया जा रहा है। देखिए, इसमें मुझे स्पष्ट करना है, मैंने कहीं अपना नाम नहीं लिया और न ही मैंने कहीं आवेदन किया है। पार्टी के सर्वे में मेरा नाम निकल के आया और ना मैंने इच्छा जताई। बाकी हरि की बात तो हरि जान सकते हैं, क्योंकि उनका कद इतना बड़ा, वो भीष्म पितामह है कांग्रेस के। उनके दिमाग में क्या चल रहा है इस बात को कोई समझ नहीं सकता, और सीनियर हैं, कुछ सोच रहे होंगे, भला ही सोच रहे होंगे कांग्रेस का। लेकिन मेरे को इतना याद है कि चाहे गोदियाल जी हो, चाहे प्रीतम सिंह जी हो, चाहे वो स्वयं हो, अध्यक्ष रहते हुए इन सब ने चुनाव लड़े हैं। मेरे लिए कोई नई परिपाटी अगर शुरू करा रहे हैं तो अच्छी बात है। वहीं राज्य में गुलदार के हमलों की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। देवप्रयाग विधानसभा के पास कीर्तिनगर तहसील क्षेत्र में गुलदार के 5 अलग अलग हमले में 5 महिलाएं घायल हो गई हैं, जिन्हें उपचार के लिए बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेस अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक ने सभी महिलाओं की हालत के अब सामान्य उन्हें बताया है। उधर वन विभाग द्वारा गुलदार
प्रभावित क्षेत्र में गश्त की जा रही है, वहीं राज्य में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं पर सीएम धामी ने भी चिंता जाहिर की है। गुलदार और बाघों के हमले की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए वन सचिव और वन्य जीव प्रतिपालक को प्रभावी कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में विभाग को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रखा जाए। मैंने स्वयं आके अभी इमरजेंसी में निरीक्षण किया है तो पता चला है कि कीर्तिनगर ब्लॉक के नथाना क्षेत्र से 2 महिलाएं हमारे इमरजेंसी में आ चुकी हैं और उनको बहुत ज़्यादा चोट नहीं है, हाथ में थोड़ी थोड़ी चोट आई हुई थी और उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया गया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में मलिक के बगीचे में हुई हिंसा के बाद सरकारी जमीनों को खुर्द-बुर्द करने के मामले में राजस्व विभाग और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से जांच कर रहा है। ऐसी जमीन है जिनको 50 रुपए और 100 रुपए के स्टैंप पर बेचा जा रहा है। उन सभी की जांच के निर्देश जिलाधिकारी ने दिए हैं। लिहाजा प्रशासन एक कमेटी बनाकर ऐसी सभी सरकारी जमीनों की जाँच कर रहा है जिसे खुर्द-बुर्द किए जाने की आशंका है। देखिए, इसमें एक जनहित याचिका भी हाईकोर्ट में विचाराधीन है और यहाँ पे एक कमेटी का भी गठन किया गया जिसमें नगर निगम राजस्व के अधिकारी भी उसमें शामिल किए गए हैं और जो इस 100 रुपये के स्टाम्प पे या 200 रुपये के स्टाम्प पे ज़मीनों के खरीद का मामला है, इसको कमेटी के द्वारा भी परीक्षण किया जा रहा है। इसके अलावा भी अगर इस शहरी क्षेत्र के बाहर भी अगर इस तरह के मामले संज्ञान में आएंगे तो उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से की जाएगी। उत्तराखंड से जारी शस्त्र लाइसेंस का उत्तर प्रदेश में फर्जी ढंग से नवीनीकरण कराने का खुलासा हुआ है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश पुलिस की देहरादून में हुई बॉर्डर मीटिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस ने जानकारी दी है कि सहारनपुर जिले के बेहट तहसील क्षेत्र के 7 गांवों में लोगों ने शस्त्र लाइसेंस तो उत्तराखंड से बनवाए हुए हैं, जबकि उनका नवीनीकरण उत्तर प्रदेश से किया जा रहा है। आईजी गढ़वाल का कहना है कि बॉर्डर के अधिकारियों से बातचीत चल रही है और उनसे लिस्ट मांगी गई और उसके बाद शस्त्र के नवीनीकरण की कार्रवाई उत्तराखंड से ही की जाएगी। इसमें वहाँ के अधिकारियों के जांच में आया है तो वो जांच कर रहे हैं इसमें, उसके बाद जो है फर्दर रिकमेंडेशन करेंगे कि क्योंकि ये जनपद देहरादून से संबंधित है तो जनपद देहरादून को ही वो शस्त्र के संबंध में फिर आगे से जो भी लिखा पढ़ी होती है यहीं से होगी। हाँ, वो सूचीबद्ध कर रहे हैं, फिर उसके बाद लिखा पढ़ी करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान की अध्यक्षता में स्वजल समिति और जिला जल स्वच्छता मिशन समिति की बैठक हुई। इस दौरान बैठक में झरना कमठान ने जिला जल जीवन मिशन के कार्यों को 15 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए। वहीं इस बीच झरना कमठान ने कहा कि हमारे जनपद में कुल 638 गांव हैं, जिनमें से 629 गांव ODF प्लस हो गए। जो अन्य गांव बचे हैं उन्हें जल्द ही ODF प्लस कर लिया जाएगा। देखिए, हमारे यहाँ जनपद में टोटल 638 गांव हैं, जिसमें से 629 जो हैं वो ODF प्लस हो गए हैं और बाकी कुछ गांव जो बचे हैं विकासनगर ब्लॉक के हैं उनको भी शीघ्र ही ODF प्लस कर लिया जाएगा। इसके अलावा जल जीवन मिशन के कार्यों की भी लगातार समीक्षा की जाती है। इसमें हमारे P1 यानी फेज 1 के सभी कार्य पूर्ण हो गए हैं। P2 के कार्य अभी चल रहे हैं यानी फेज 2 के कार्य। फेज 2 के कार्यों में भी हमारे लगभग 425 कार्य हैं, जिसमें से 143 कार्य ही शेष बचे हैं, बाकी पूरे हो गए हैं। टिहरी में भी आंगनवाड़ी वर्कर्स ने वेतन वृद्धि समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन किया। आंगनवाड़ी वर्कर्स ने घनसाली तहसील तक मौन जुलूस निकालते हुए ADM के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी भेजा, जिसमें आंगनवाड़ी वर्कर्स ने उनकी मांग पूरी न होने पर आगामी लोकसभा चुनाव बहिष्कार का आह्वान कर दिया है। वहीं उत्तरकाशी में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। चुनाव बहिष्कार की बात उन्होंने कही है। तालाबंदी है पूरे उत्तराखंड राज्य में सारी आंगनबाड़ियों की, और हमने कई बार ज्ञापन दे दे के जो थक गए हम लोग सरकार से। हमारी अब यही मांग है, जब तक हमें जीने लायक मान दे, कम से कम नहीं तो देखो दिहाड़ी कितनी है, 600 रुपये, कम से कम है 600 रुपये, उतना भी सरकार जो है हमें नहीं दे रही है। 600 के मानक जो है 18,000 रुपये हम महीने का दे दें और तभी हम सरकार का काम करेंगे, नहीं तो हम बिल्कुल भी अब काम नहीं करेंगे। हम तालाबंदी पे बैठे हैं। जैसे आप देख रहे हो कि हमने जो ऑनलाइन है उसका कार्य का पूर्ण तरह से बहिष्कार किया हुआ है, क्योंकि जो हमारी सैलरी आती है वो ऑनलाइन बेस ही आती है। जो हमारा पूरा वर्क होता है वो ऑनलाइन ही होता है, तो हम इस तरह के ऑनलाइन कार्य का हमने संपूर्ण बहिष्कार करके हम लोग आज यहाँ सड़क पर बैठे हुए हैं।
और जैसे जैसे प्रांतीय अधिकारियों के हमें निर्णय मिलते रहेंगे कि क्या क्या उनकी गतिविधियां हैं, तो उन गतिविधियों के अनुसार हम अपने प्रत्येक ब्लॉकों में भी वही गतिविधियां करते रहेंगे। गौरक्षकों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए हल्द्वानी शहर में बिरयानी की दुकानों पर हलाल प्रमाणिकता का बोर्ड लगवाने की मांग की। साथ ही मंगलवार को सभी बिरयानी की दुकानों को बंद करने और इनके संचालक और कर्मचारियों का सत्यापन कराने की मांग भी की गई। बता दें, संगठन से जुड़े लोगों का कहना है कि शहर में इन दिनों बिरयानी की दुकानों की बाढ़ सी आ गई है। बिरयानी की दुकानों में हिंदुओं को हलाल मांस की बिरयानी बेचकर उनका धर्म भ्रष्ट किया जा रहा है, जो कानूनी अपराध भी है। तो हमने सिटी मजिस्ट्रेट से यह मांग की है कि जितने भी बिरयानी की दुकानें हैं इनमें हलाल प्रमाणिकता का बोर्ड लगे और मंगलवार वाले दिन जो है ये सारी दुकानें जो है पूर्ण रूप से बंद हों और जितने भी इनके संचालक और कर्मचारी हैं इन सभी के सत्यापन हो, क्योंकि ये सारे लोग जो हैं दिल्ली, मुरादाबाद, बरेली, रामपुर जैसे क्षेत्रों से आए हुए हैं। इनका सत्यापन होना बहुत जरूरी है, आवश्यक है। तो इसमें नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र प्रेषित किया जा रहा है। जो भी ये नियमानुसार विभागीय इसमें निर्देश होंगे वो इसमें दिए जाएंगे। वहीं देहरादून स्थित डोईवाला के फतेहपुर माजरी ग्रांट पंचायत क्षेत्र में लग रहे स्टोन क्रशर का ग्रामीण महिलाओं ने विरोध किया है और डोईवाला तहसील का घेराव कर उप जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ग्रामीण महिलाओं का कहना है कि उनके क्षेत्र में स्टोन क्रशर लगने से ग्रामीणों का गाँव में रहना मुश्किल हो जाएगा और हवा दूषित हो जाएगी। स्टोन क्रशर की आवाज से बच्चों का पढ़ना भी मुश्किल हो जाएगा। स्टोन क्रशर लगने के बाद हमारी ग्राम सभा की ये जो पर्यावरण है या वातावरण है जो अभी तक शुद्ध हवा थी उसके सबसे पहले तो उसी पे असर पड़ेगा। हमारे ग्रामवासी सभी दमा के या उसके शिकार होंगे सभी, और हमारे घरों में प्रदूषण फैल जाएगा पूरी तरह से। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं सभी के, और ये बहुत ही नजदीक लगाया जा रहा है हमारी ग्राम सभा के। ऑनलाइन निवेश का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपियों को एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के बहराइच से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पॉलिसी में निवेश को लेकर देहरादून की एक महिला से 37 लाख रुपए की ठगी की थी। एसटीएफ एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि आरोपी ने खुद को एसबीआई स्मार्ट वेल्थ पॉलिसी का कर्मचारी बताकर महिला से निवेश के लिए कहा था, जिसके झांसे में आकर महिला ने निवेश कर दिया था। देखिए, इसी माह हमारे पास साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में एक मामला आया था जिसमें शिकायतकर्ता के द्वारा बताया गया था कि उनके साथ में उनकी एसबीआई की इंश्योरेंस पॉलिसी थी, उसको रिन्यू कराने के नाम पर, उसमें अधिक इनको रिटर्न दिलाने के नाम पर और काफ़ी समय से धोखाधड़ी की जा रही थी और लगभग 37 लाख रुपए इन्होंने गंवा दिए थे। इस संबंध में हमारे द्वारा एफआईआर रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी और उसी क्रम में एक अभियुक्त को बहराइच से गिरफ्तार किया गया है, जो कि पूरी तरह से इस गैंग को ऑपरेट कर रहा था और इसको आगे न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया। मौसम बदलने के साथ ही दून अस्पताल की पीडियाट्रिक ओपीडी में सांस की बीमारी से ग्रसित बच्चों की संख्या बढ़ गई है। सांस की दिक्कत की वजह से अस्पताल के बाल रोग विभाग में ज्यादातर बच्चे निमोनिया, अस्थमा, स्वाइन फ्लू के मिल रहे हैं। दून अस्पताल के बाल रोग विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अशोक के मुताबिक गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अनुसार सभी बच्चों के स्वाइन फ्लू के टेस्ट किए जा रहे हैं। टेस्ट में 5 से 7 बच्चे स्वाइन फ्लू के पाए गए हैं। उन्होंने बताया कि पौष्टिक आहार और साफ सफाई अपनाए जाने पर ही बच्चों को बीमारियों से दूर रखा जा सकता है। ठंड के मौसम में सबसे ज़्यादा बच्चों में जिस दिक्कत जो आती है, सबसे ज़्यादा सांस की दिक्कत आती है। सांस वाली बीमारियां सबसे ज़्यादा होती है। उसमें छोटे बच्चों में जैसे आपका निमोनिया बहुत ज़्यादा है, सांस वाले अस्थमा वाले बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, कुछ फ्लू वाले भी आए हैं। फ्लू वायरल जो हमारे बहुत H1N1 जो था, 2-3 बच्चे हमारे पास पॉजिटिव अभी हैं और एक बच्चा तो अभी पॉजिटिव भी है, इससे पहले भी थे। तो ज़्यादातर बच्चे हमारे जो अभी आ रहे हैं वो सांस की दिक्कत लेके ही आ रहे हैं। उत्तराखंड पूर्व सैनिक लीग के सर्वोच्च अध्यक्ष रिटायर्ड मेजर जनरल मोहन लाल असवाल शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद रिटायर्ड मेजर जनरल असवाल ने पूर्व सैनिकों और वीर नारियों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, जहां बड़ी संख्या में सैनिक और पूर्व सैनिक हैं। उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता से होगा। और आज इसी कड़ी में 23 फरवरी 2024 को हम लोग लोहा घाट में आए हैं। हमारी लोहा घाट की जो लोहा घाट एक्सटेंशन लीग की जो यूनिट है बहुत ही अच्छा सराहनीय काम कर रही है, जिससे आप यहाँ देख सकते हैं। इन्होंने अपने जितने भी हमारे शहीद हैं उन सबको याद करके उनके लिए एक स्मारक बनाया हुआ ताकि लोगों को इससे मोटिवेशन मिलता रहे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
सीएम धामी ने सहायक लेखाकार के पद पर चयनित 67 अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। कृषि विभाग में तैनात होंगे नवनियुक्त कर्मी। भविष्य के लिए दी शुभकामनाएं। राज्य में गुलदार का आतंक। कीर्तिनगर में गुलदार के 5 अलग अलग हमलों में 5 महिलाएं घायल। हादसों पर सीएम धामी ने जताई चिंता। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। संघ से लेकर संगठन तक टिकट बंटवारे पर हो रहा विचार विमर्श। जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारने की जद्दोजहद जारी। और उत्तराखंड में होमस्टे के साथ साथ अब नए कॉन्सेप्ट स्लीपिंग अंडर द स्काई पर भी होगा फोकस। पर्यटकों के लिए होगी हर सुविधा। रोजगार के बढ़ेंगे अवसर।